Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की बुनियाद पर एक और मजबूत ईंट रखने जा रहे हैं और विषय है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है, कृषि। नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की भूगोल की किताब के अध्याय 4 कृषि को बारीकी से समझेंगे। ये अध्याय सिर्फ स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि यूपीएससी के लिहाज से देखें तो जीएस पेपर 1 और खासकर पेपर 3 मतलब अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, इन मुद्दों की समझ के लिए एक बहुत जरूरी आधार है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन है इस अध्याय के जरिए कृषि की पूरी तस्वीर को समझना। ये महज खेतीबाड़ी नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है ना? हाँ, बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरह की खेती होती है, कौन सी फसलें कहाँ उगती हैं और क्यों कृषि विकास इतना जरूरी है। और हाँ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बुनियादी जानकारी यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सवालों से सीधे जुड़ती है। सही कहा। हमारा उद्देश्य केवल तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है। हम देखेंगे कि कृषि किस तरह एक आर्थिक गतिविधि है और कैसे ये एक पूरे तंत्र के रूप में काम करती है। और हाँ, अध्याय की बातों को पिछले सालों के प्रश्नों माने PYQs के संदर्भ में भी रखकर देखेंगे। तो चलिए इस जानकारी से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कृषि आती कहाँ है। अध्याय कहता है आर्थिक गतिविधियां 3 तरह की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि इनमें से कौन सी है? कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी। इसका सीधा मतलब है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल या कह सकते हैं निष्कर्षण शामिल होता है। जैसे फसल उगाना हो गया, मछली पकड़ना, वनों से कुछ इकट्ठा करना, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। अच्छा, और द्वितीयक और तृतीयक वो क्या है? द्वितीयक गतिविधियां या सेकेंडरी एक्टिविटीज वो हैं जिनमें प्राथमिक उत्पादों का इस्तेमाल करके, मतलब उनका प्रोसेसिंग करके नई चीजें बनाई जाती हैं। विनिर्माण जिसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कोई उदाहरण? जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना, या कपास से कपड़ा बुनना, या फिर लोहे से स्टील बनाना, ये सब द्वितीयक में आएगा। ठीक है। और तृतीयक? और तृतीयक गतिविधियां या टर्शरी एक्टिविटीज वो हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को सेवाएं माने सर्विसेज देती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा, एडवर्टाइजिंग, व्यापार, ये सब। ये वर्गीकरण समझना क्यों जरूरी है? मतलब यूपीएससी के नजरिए से क्या अहमियत है इसकी? देखिए, ये जो वर्गीकरण है ना, ये अर्थव्यवस्था की जो पूरी संरचना है उसका ढांचा समझने में मदद करता है। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा हम GS3 इकोनॉमी में पढ़ते भी हैं, कि असल दुनिया में खासकर ये जो कृषि आधारित उद्योग हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनमें ये लाइनें कई बार थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, फल उगाना प्राथमिक है, पर उसका जैम बनाना द्वितीयक हो गया, और फिर उसे बाजार तक पहुंचाना, बेचना, वो तृतीयक। तो ये पूरी जो वैल्यू चेन है, मूल्य श्रृंखला, वो अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अध्याय कृषि को एक तंत्र यानी सिस्टम के तौर पर भी देखता है। ये क्या फंडा, ये थोड़ा समझाइए। हाँ, कृषि को एक सिस्टम की तरह देखना इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। आप सोचिए, किसी भी सिस्टम में क्या होता है, कुछ इनपुट होते हैं, है ना, फिर कुछ प्रक्रियाएं होती है और आखिर में कुछ आउटपुट निकलते हैं। सही। तो कृषि तंत्र यानी फार्म सिस्टम में इनपुट या निवेश क्या होंगे, सोचिए जरा। बीज, खाद, मशीनें, मेहनत। बिल्कुल। बीज, खाद यानी उर्वरक, मशीनें जैसे ट्रैक्टर वगैरह, और सबसे जरूरी किसान का श्रम, ये सब हो गए इनपुट। और प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस? प्रक्रियाएं वो सारे काम हैं जो इन इनपुट के साथ किए जाते हैं, जैसे खेत की जुताई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, खरपतवार हटाना जिसे निराई कहते हैं, और फिर फसल काटना यानी कटाई। ये सब प्रक्रियाएं हैं। और अंत में मिलता है आउटपुट। एकदम सही। आउटपुट यानी अंतिम उत्पाद, जैसे अनाज हो गया, फल, सब्जियां, या अगर पशुपालन भी जुड़ा है तो ऊन, दूध, अंडे वगैरह। तो ये इनपुट, प्रक्रियाएं और आउटपुट, ये तीनों मिलकर ही कृषि तंत्र बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट खासकर तब बहुत जरूरी हो जाता है जब हम कृषि उत्पादकता या उसकी समस्याओं की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने कृषि का वर्गीकरण और उसके तंत्र को समझ लिया। अब आते हैं इसके प्रकारों पर।
अध्याय मुख्य रूप से 2 बड़े प्रकार बताता है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। पहले निर्वाह कृषि को देखते हैं। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये शायद अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए होती होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य किसान और उसके परिवार की अपनी जरूरतें पूरी करना होता है। इसमें आमतौर पर पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता है, तकनीक का स्तर थोड़ा कम होता है और ज्यादातर काम परिवार के लोग ही करते हैं। इसलिए उत्पादन भी उतना ही होता है, बस गुजारे लायक। अच्छा, क्या इसके भी अलग-अलग प्रकार हैं या ये बस एक ही तरह की होती है? नहीं, इसके भी प्रकार हैं। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है गहन निर्वाह कृषि और दूसरी आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, गहन मतलब शायद छोटे खेत पर ज्यादा मेहनत, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही। गहन निर्वाह कृषि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में किसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर साधारण औजारों और बहुत ज्यादा मानवीय श्रम का उपयोग करके खेती करता है। कहाँ होती है ये ज्यादातर? ये उन इलाकों में आम है जहां जमीन कम है और आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के जो घनी आबादी वाले मानसून क्षेत्र हैं ना, वहां। अच्छा। वहां की जलवायु भी ऐसी होती है कि अच्छी धूप मिलती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, तो साल में एक से ज्यादा फसलें उगाना भी मुमकिन हो पाता है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है, लेकिन गेहूं, मक्का, दालें और तिलहन भी उगाए जाते हैं। और दूसरा प्रकार था आदिम निर्वाह कृषि। आदिम मतलब बहुत पुराने तरीकों से। हाँ, आदिम निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में और भी पुराने तरीके शामिल हैं। इसके भी 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है स्थानांतरी कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण। स्थानांतरी कृषि, ये वही है ना जिसमें जंगल काटकर जला देते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल वही। सुना है इसके कई स्थानीय नाम भी हैं जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्थानांतरी कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन अमेज़न बेसिन के घने जंगलों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया और खासकर उत्तर पूर्वी भारत के जंगली इलाकों में काफी प्रचलित है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है और पेड़ पौधे बहुत तेजी से वापस उग जाते हैं। तो इसमें करते क्या है ठीक से? इसमें होता यह है कि किसी जंगल के हिस्से के पेड़ों को पहले काटते हैं, फिर उन्हें जला देते हैं। उससे जो राख बचती है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे कुछ समय के लिए मिट्टी की उर्वरता थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा। फिर वहां मक्का, रतालू, आलू या कसावा जैसी फसलें उगाते हैं। लेकिन ये उर्वरता हमेशा तो नहीं रहती होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ सालों में जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस जमीन को छोड़कर जंगल में किसी और जगह चला जाता है और यही प्रक्रिया फिर से दोहराता है। इसीलिए इसे स्थानांतरी यानी शिफ्टिंग कहते हैं। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं ना? हाँ, कर्तन और दहन, स्लैश एंड बर्न। और इसके स्थानीय नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कहते हैं। हाँ, झूमिंग, ये तो बहुत सुना है। और मेक्सिको में? मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा, और इसके नुकसान क्या है? एनसीईआरटी अभ्यास में भी शायद ये सवाल है। हाँ, सवाल है। इसके 2 बड़े नुकसान हैं। एक तो जाहिर है, इससे बड़े पैमाने पर वनों का विनाश होता है, डिफॉरेस्टेशन। हाँ। और दूसरा, जब जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है तो भारी बारिश के कारण मिट्टी का कटाव बहुत होता है, सॉइल इरोजन। ठीक है। आदिम निर्वाह का दूसरा प्रकार था चलवासी पशुचारण। ये कैसा होता है? 2013 प्रीलिम्स में शायद इसी से जुड़ा एक सवाल था, Q65, जिसमें जीवन शैली बताकर क्षेत्र पूछा गया था। बिल्कुल। चलवासी पशुचारण यानी नोमैडिक हर्डिंग उन इलाकों में प्रचलित हैं जो या तो बहुत सूखे हैं या अर्धशुष्क हैं, जैसे सहारा रेगिस्तान के इलाके, मध्य एशिया और भारत में भी राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से। इसमें लोग एक जगह टिकते नहीं होंगे? नहीं, इसमें पशुचारक अपने जानवरों के झुंड के साथ, जैसे ऊंट, मवेशी, भेड़, बकरी वगैरह, चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अच्छा। उनका ये घूमना भी वो मौसम और रास्ते की बाधाओं के हिसाब से तयशुदा मार्गों पर होता है। इन पशुओं से उन्हें दूध, मांस, ऊन, खाल जैसे उत्पाद मिलते हैं जो उनकी जीवन यापन का आधार होते हैं। ये तो हुई निर्वाह कृषि की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े प्रकार पर, वाणिज्यिक कृषि। जैसा नाम से लग रहा है, ये व्यापार के लिए होती होगी। एकदम सही। वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग में फसलें उगाने या पशु पालने का मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचना होता है। तो इसमें सब कुछ बड़े पैमाने पर होता होगा? हाँ, इसमें खेत का आकार बड़ा होता है, ज्यादा पूंजी यानी पैसा लगता है और आधुनिक मशीनों का जमकर इस्तेमाल होता है। निर्वाह कृषि के मुकाबले यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्या इसके भी अलग अलग रूप हैं, जैसे निर्वाह के थे? हाँ, बिल्कुल।
वाणिज्यिक कृषि के भी मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। पहले वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में बताइए। वाणिज्यिक अनाज कृषि यानी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसमें मुख्य रूप से अनाज की फसलें जैसे गेहूं और मक्का व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। ये उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां जमीन बहुत ज्यादा है और आबादी कम है, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान है ना, प्रेरी, स्टेपीज वगैरह, वहां। यहाँ फार्म सैकड़ों हेक्टेयर में फैले होते हैं। इन इलाकों में अक्सर ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि साल में एक ही फसल उगाना संभव हो पाता है। अच्छा, दूसरा था मिश्रित कृषि। इसमें क्या मिला जुला होता है? मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें जमीन का इस्तेमाल एक साथ 2 कामों के लिए होता है। एक तो भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए, और साथ ही पशुधन पालने के लिए भी, जैसे मवेशी, भेड़, सूअर, मुर्गी पालन वगैरह। तो ये खेती और पशुपालन का मेल हो गया? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से कृषि और पशुपालन का मिश्रण है। ये यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। और तीसरा रोपण कृषि। ये नाम सुना सुना सा लगता है, जैसे चाय के बागान होते हैं। बिल्कुल, रोपण कृषि यानी प्लांटेशंस, ये वाणिज्य कृषि का ही एक खास प्रकार है, जहां किसी एक ही फसल को बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। कौन सी फसलें आती हैं इसमें? ये फसलें नकदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स, जैसे चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला या कपास। इसमें बहुत ज्यादा श्रम और पूंजी की जरूरत होती है। अक्सर फसल का जो प्रसंस्करण होता है, प्रोसेसिंग, जैसे चाय की पत्तियां सुखाना या रबड़ बनाना, वो या तो बागान में ही या पास की फैक्ट्री में कर लिया जाता है। इसका मतलब परिवहन भी बहुत जरूरी होता होगा इनके लिए। हाँ बिल्कुल, इन बागानों को बाजारों और प्रसंस्करण इकाइयों से जोड़ने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत जरूरी है। मलेशिया में रबड़ के बागान, ब्राजील में कॉफी, जिसे वहां फजेंडा कहते हैं, और भारत व श्रीलंका में चाय के बागान इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। यूपीएससी में अक्सर इन कृषि प्रकारों की विशेषताओं, उनकी जरूरतों और क्षेत्रों पर सवाल बनते हैं। ये तो कृषि के प्रकारों की बात हुई। अब कुछ प्रमुख फसलों पर आते हैं जिनकी चर्चा अध्याय में है। उनकी जलवायु, मिट्टी की जरूरतें और उत्पादक क्षेत्र जानना प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही अहम है ना? बिल्कुल, चलिए कुछ मुख्य फसलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले चावल। हाँ, चावल देखिए, ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। खासकर गर्म और नमी वाले जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, उनका मुख्य भोजन ही है। इसे ज्यादा तापमान चाहिए, ज्यादा नमी यानी आर्द्रता और ज्यादा बारिश। मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी ऐसी हो जो पानी को रोक कर रख सके, जैसे जलोढ़, चिकनी मिट्टी। चीन दुनिया में सबसे आगे है चावल में। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का नंबर आता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में तो, जहां जलवायु बहुत अनुकूल है, साल में 2-3 फसलें तक हो जाते हैं चावल की। और गेहूं, जो भारत में खासकर सर्दियों में उगता है। हाँ, गेहूं, इसे उगने के समय मध्यम तापमान और बारिश चाहिए, लेकिन पकते और कटाई के समय तेज धूप जरूरी है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। कहाँ उगता है ज्यादा? ये यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। भारत में ये रबी की फसल है, यानी सर्दियों में उगाई जाती है। आजकल मोटे अनाजों की बहुत बात हो रही है, जिन्हें मिलेट्स या श्री अन्न भी कहा जा रहा है। उनके बारे में क्या बताता है अध्याय? हाँ, मिलेट्स या मोटे अनाज, ये फसलें कम उपजाऊ, रेतीली या बलुई मिट्टी में भी उग सकती हैं। ये इनकी खासियत है। इन्हें कम बारिश और ज्यादा से मध्यम तापमान की जरूरत होती है, साथ ही अच्छी धूप चाहिए। मतलब ये सूखा काफी हद तक सहन कर सकती हैं। भारत में कौन से हैं मुख्य? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मिलेट्स है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर भी इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। और हाँ, पोषण के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मक्का, जिसे कॉर्न भी कहते हैं, वो कैसा है? मक्का या कॉर्न, इसे मध्यम तापमान, औसत बारिश और खूब सारी धूप चाहिए। इसके लिए भी अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी जरूरी है। इसके उत्पादक देश? उत्तर अमेरिका, खासकर यूएसए, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके कई उपयोग हैं, भोजन के रूप में, पशुओं के चारे के लिए, और अब तो बायोफ्यूल बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब रेशे वाली फसलों पर आते हैं, जैसे कपास। याद है 2013 प्रीलिम्स Q64 में इसे खरीफ फसल के तौर पर पूछा गया था। हाँ बिल्कुल। और उसी साल मेंस Q23 में
कपास उद्योग का विश्लेषण भी था। हाँ, कपास यानी कॉटन। इसके लिए ज्यादा तापमान चाहिए, हल्की बारिश और सबसे जरूरी चीज लगभग 210 दिन पाला मुक्त, मतलब फ्रॉस्ट फ्री, और खिली हुई तेज धूप। मिट्टी। ये काली मिट्टी जैसे दक्कन के पठार की है और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र इसके बड़े उत्पादक हैं। और सूती कपड़ा उद्योग के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है ही। और पटसन, जिसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ये क्यों? पटसन यानी जूट। इसे सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग सुनहरा होता है और ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये गर्म और नम जलवायु में जहां भारी बारिश होती है अच्छी तरह उगता है। इसे उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु चाहिए। इसके लिए मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी है, खासकर नदी डेल्टा क्षेत्रों की। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। भारत और बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। बोरे, रस्सी, कालीन वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब पेय फसलों पर आते हैं। कॉफी। सुना इसकी खोज बड़ी दिलचस्प है, एक गडरिये ने की थी। हाँ, कहानी तो यही है। कहते हैं इथोपिया में काल्दी नाम का एक गडरिया था। उसने देखा कि उसकी बकरियां एक खास झाड़ी के फल खाकर ज्यादा उछल-कूद कर रही हैं। तो उसने भी चक्कर देखा और उससे ताजगी महसूस हुई। खैर, कहानी से इतर कॉफी के पौधे को गर्म और नम जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी चाहिए। पहाड़ी ढलानें इसकी खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं क्योंकि वहाँ पानी रुकता नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। और चाय, जिसके लिए भारत मशहूर है। चाय, हाँ, ये भी बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। इसकी जो मुलायम नई पत्तियां होती है ना, उनके विकास के लिए ठंडी जलवायु और साल भर समान रूप से होने वाली तेज बारिश जरूरी है। मिट्टी और जमीन? इसे भी अच्छी जल निकासी वाली ढलानदार जमीन और दोमट मिट्टी चाहिए। और चाय की पत्तियां चुनने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की जरूरत होती है। ये भी एक खास बात है। केन्या, भारत, चीन और श्रीलंका अच्छी गुणवत्ता वाली चाय के प्रमुख उत्पादक हैं। फसलों की बात हो गई, अब अध्याय कृषि विकास की भी बात करता है। इसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? ये मेंस GS 3 के लिहाज से तो बहुत अहम लगता है। बिल्कुल अहम है। कृषि विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है कि बढ़ती हुई आबादी की भोजन और अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। ये इसलिए जरूरी है ताकि खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके। खाद्य सुरक्षा, ये शब्द तो UPSC मेंस में बार बार आता है। 2013 GS 3 में एक सवाल Q4 भी इसी पर था। इसका असल मतलब क्या है, थोड़ा और बताएं? देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि देश में अनाज का भंडार भरा हो। इसका मतलब है कि देश के सभी लोगों को हर समय उनकी जरूरत और पसंद के हिसाब से पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो ताकि वे एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसमें उपलब्धता के साथ साथ पहुंच और खरीदने की क्षमता, तीनों चीजें शामिल हैं। ये व्यापक परिभाषा है। तो कृषि विकास के तरीके क्या हैं? कैसे बढ़ाया जा सकता है उत्पादन? इसके कई तरीके हैं। एक तो खेती के तहत ज्यादा जमीन लाना, हालांकि अब इसकी गुंजाइश कम होती जा रही है। सही। दूसरा, एक ही खेत में साल में एक से ज्यादा फसलें उगाना, जिसे बहुफसली या मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तीसरा, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना ताकि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। चौथा, अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना, जैसे HYV, हाई यील्डिंग वैरायटीज, और उर्वरकों का सही इस्तेमाल करना। और पांचवा, कृषि में मशीनों का उपयोग बढ़ाना, यानी मशीनीकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह। अध्याय में भारत और USA के फार्म की तुलना भी दी गई है। इससे शायद विकासशील और विकसित देशों की कृषि का अंतर समझने में मदद मिलती है। हाँ, ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है और कृषि विकास के विभिन्न स्तरों को बहुत अच्छे से दर्शाती है। जैसे भारत का फार्म उदाहरण दिया है गाजीपुर UP का। हाँ, मुन्ना लाल का। हाँ, मुन्ना लाल। उसके पास जमीन बहुत कम है, सिर्फ 1.5 हेक्टेयर। खेती मुख्य रूप से अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए है, यानी निर्वाह कृषि। गेहूं, चावल, दालें उगाता है। तरीके कैसे अपनाता है? किसान अक्सर पारंपरिक तरीके जैसे बैल वगैरह और कुछ आधुनिक तरीके जैसे ट्रैक्टर या ट्यूबवेल किराए पर लेना, दोनों अपनाता है। वो अच्छी किस्म के बीज खरीदता है, शायद सहकारी समिति से जुड़ा हो सकता है। ज्यादातर काम परिवार के लोग ही करते हैं। और एक बड़ी समस्या, भंडारण की सुविधाएं अक्सर कम होती हैं। और USA का फार्म? वो कैसा है? USA का फार्म उदाहरण आयोवा का है, जो हॉर्न का है। वहाँ औसत फार्म का आकार बहुत बड़ा है, करीब 300 हेक्टेयर। बाप रे, 300 हेक्टेयर! हाँ, और खेती पूरी तरह से बाजार में बेचने के लिए।
यानी वाणिज्यिक कृषि, मक्का, सोयाबीन, गेहूं जैसी फसलें। यहाँ उच्च तकनीक का इस्तेमाल होता है। खेत की जानकारी के लिए कंप्यूटर सैटेलाइट से जुड़ा हो सकता है, मिट्टी की जांच होती है, सॉइल टेस्टिंग, अच्छा। वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक डाले जाते हैं, और बड़े बड़े ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों का खूब उपयोग होता है। भंडारण के लिए भी आधुनिक स्वचालित भंडार होते हैं। वहाँ का किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। ये अंतर तो जमीन आसमान का है। इससे भारतीय कृषि की चुनौतियां और अमेरिका की ताकत साफ दिखती है। चलिए अब अध्याय के मुख्य बातों को संक्षेप में देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या पॉइंट्स खास ध्यान में रखने चाहिए? प्रीलिम्स के नजरिए से कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। प्राथमिक कृषि मत्स्यन, द्वितीयक विनिर्माण, तृतीयक सेवाएं। इनकी परिभाषा और उदाहरण पता होने चाहिए। दूसरा, कृषि के प्रकार। निर्वाह, जिसमें गहन और आदिम, आदि में फिर स्थानांतरित कृषि और उसके स्थानीय नाम जैसे जूमिंग, मिल्पा, रोका, लादांग, और चलवासी पशुचारण। और वाणिज्यिक, जिसमें अनाज, मिश्रित, रोपण। इनकी परिभाषा, विशेषताएं और प्रमुख क्षेत्र याद रखने हैं। तीसरा, प्रमुख फसलें। चावल, गेहूं, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, गोल्डन फाइबर, कॉफी, चाय। इन सब की जलवायु ज़रूरतें, तापमान, वर्षा, मिट्टी की ज़रूरतें और प्रमुख उत्पादक देश, क्षेत्र। इन पर सीधे फैक्ट आधारित सवाल बन सकते हैं। और चौथा, मुख्य शब्दावली, जैसे कृषि योग्य भूमि, अरेबल लैंड, कर्तन एवं दहन, स्लैश एंड बर्न, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, कृषि तंत्र, इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, HYV, बीज। ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। और मेंस के लिए इस अध्याय से क्या दिशा मिलती है? ये बुनियादी जानकारी बड़े मुद्दों को समझने में कैसे मदद करती है? देखिए, मेंस के लिए ये अध्याय एक बहुत ठोस आधार बनाता है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था, ये जो बेसिक समझ है, ये हमें भारत की कृषि की संरचना, उसकी ताकतें और कमजोरियां समझने में मदद करती है। जैसे छोटी जोत, मॉनसून पर निर्भरता, उत्पादकता क्यों कम है, भंडारण की कमी क्यों है, और अवसर क्या है, जैसे विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह। खाद्य सुरक्षा, जैसा हमने चर्चा की, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, मेंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। GS3Q4 2013। कृषि उत्पादकता, भंडारण, PDS, बफर स्टॉक, इन सब को समझने के लिए कृषि की बुनियादी समझ जरूरी है। भूमि सुधार और उत्पादकता। भारत में भूमि सुधार क्यों जरूरी थे और उनका कृषि उत्पादकता पर क्या असर हुआ? GS3Q8 2013। इसे समझने के लिए निर्वाह बनाम वाणिज्य कृषि और जोत के आकार जैसे कॉन्सेप्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, अलग अलग कृषि प्रणालियों का, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की आय, उनके कर्ज, उनके जीवन स्तर पर क्या असर पड़ता है, ये समझने में मदद मिलती है। कृषि विकास और सततता। जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर क्या असर पड़ रहा है और किसान कैसे इसके अनुकूल हो रहे हैं, ये समझने के लिए विभिन्न फसलों की जलवायु जरूरतों का ज्ञान आवश्यक है। समझा। बल्कि ये भी देखा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और याद रखें, NCERT नींव है। इन बुनियादी अवधारणाओं को मौजूदा सरकारी योजना जैसे PM किसान, फसल बीमा योजना या कृषि कानूनों और हाल की कृषि रिपोर्टों से जोड़कर पढ़ना आपकी समझ को और गहरा करेगा। भारत और अमेरिका की जो तुलना हमने देखी, वो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि तकनीक और नीतियां कैसे कृषि का पूरा चेहरा बदल सकती हैं। सही कहा। और यहीं पर हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। भारत की जो ये छोटी जोत वाली, मॉनसून पर ज्यादातर निर्भर कृषि है, उसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ज्यादा टिकाऊ और लाभदायक कैसे बनाया जा सकता है? क्या USA मॉडल की तकनीकें यहाँ काम आ सकती हैं, या हमें अपने ही देसी समाधान ढूंढने होंगे? सोचते रहिएगा। अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.